नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रहलाद परिहार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल काव्य गाथा। कहानी और आगे बढ़ाते हैं। ये साहिर लुधियानवी, अमृता प्रीतम और इंद्रजीत यानी इमरोज की प्रेम कहानी का तीसरा भाग है और इसमें जो है कहानी आगे चलती है। तो बहरहाल ज़िंदगी यूं ही चलती रही और अमृता साहिर का इंतज़ार ही करती रही कि वो पुकारें, लेकिन उन्होंने कभी पुकारा नहीं। इसी दरमियान उनकी ज़िंदगी में इंद्रजीत यानी इमरोज चुपके से दाखिल हुए और इसी दरमियान अमृता को बम्बई से प्रकाशित होने वाली पत्रिका ब्लिट्ज़ में साहिर और सुधा मल्होत्रा के बारे में छपी एक खबर का पता चला। एक गासिप थी कि साहिर को अपना नया प्यार मिल गया था। ये एकमात्र अफवाह थी। हालांकि सुधा मल्होत्रा, जो उस समय नई गायिका के रूप में मशहूर हो रही थी, उन्होंने बाद में इस बात से इनकार किया और कहा कि अगर साहिर मेरे बारे में ऐसा सोचते थे तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ। उन्होंने साहिर के इसरार करने पर फिल्म दीदी 1959 में उनकी लिखी नज़्म को सुरों में ढाला था और स्वयं इसको अपनी आवाज़ दी थी। वो गीत था, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक़ है तुमको, मेरी बात और है मैंने तो मोहब्बत की है। ये एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है जिसे सुधा मल्होत्रा जी ने गाया है और इसका संगीत भी उन्होंने ही साहिर लुधियानवी के अनुरोध पर तैयार किया था। ये एक अनोखी बात है। आगे बढ़ते हैं। उन दिनों अमृता ऑल इंडिया रेडियो पर काम किया करती थी। एक शख्स रोज़ उन्हें आते जाते देखता था, कभी बात करने की हिम्मत नहीं करता था। तो एक दिन अमृता ही उससे मिलने चली गईं। उसका नाम इमरोज था, इंद्रजीत जिसका ओरिजिनल नेम था। उससे मिलकर अमृता को एहसास हुआ कि उसे उन्होंने अपनी कविता शाम का फूल में लिखा था। शाम का फूल में उन्होंने, जो उनको एहसास हुआ इंद्रजीत से मिलकर, उस एहसास को उन्होंने लिखा था। और मज़े की बात ये कि इमरोज स्कूल के दिनों से ही अमृता के दीवाने थे। जब से उन्होंने अमृता का उपन्यास डॉक्टर देव पढ़ा था, उन्हीं दिनों में कहीं से उन्होंने अमृता का फ़ोन नंबर ढूंढकर उन्हें फ़ोन भी कर दिया था। जब फ़ोन पर अमृता ने पूछा कौन, तो इमरोज ने कहा तुम्हारा देव। इतना कहकर फ़ोन झट से वापस रख दिया था। इमरोज या इंद्रजीत जो है उनसे उम्र में 8-10 साल छोटे ही थे। इमरोज चाहते थे कि अमृता को बस से ऑल इंडिया रेडियो ना जाना पड़े, तो उन्होंने कहीं से 1500 रुपये का जुगाड़ किया, एक स्कूटर ले लिया और पहुंच गए अमृता के पास। बोले अब तुमको बस में नहीं जाना पड़ेगा। इमरोज याद करते हैं कि अमृता उन्हें देखकर मुस्कुराई जैसे वो पहले से ही तैयार थी उनके साथ जाने को। इसी समय अमृता ने इमरोज से अपनी किताब आखिरी खत का कवर डिज़ाइन करवाया। यह खत उन्होंने साहिर के नाम से ही लिखा था, पर किताब में कहीं इसका जिक्र नहीं था। इमरोज अमृता से उम्र में लगभग 10 साल छोटे थे। इमरोज उस समय एक उभरते हुए पेंटर थे। यह लगभग 1958 का साल रहा होगा। उन दोनों के एहसास को साहिर के ही लिखे इस गीत के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है, जो उन्होंने फिल्म वक्त 1965 के लिए लिखा था और जिसे गाया था आशा भोसले ने और संगीत दिया था रवि ने। वो गीत था, चेहरे पे खुशी छा जाती है, आँखों में सुरूर आ जाता है, जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पे गुरूर आ जाता है। तो इस सब के बावजूद अमृता साहिर को चाहती रहीं। अमृता की उंगलियां हरदम कुछ न कुछ लिखा करती थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि जब मैं इमरोज के पीछे उसके स्कूटर पर बैठकर रेडियो स्टेशन जाया करती थी तो उसकी पीठ पर उंगलियों से साहिर साहिर लिखा करती थी।
इमरोज को साहिर और अमृता के बारे में पता था, पर उसे कोई एतराज़ न था। वह तो बस ये जानते थे कि उन्हें अमृता से प्यार है। अमृता जो सोचती थी, इमरोज उसे बिना कहे अपनी पेंटिंग में उतार देते थे। वह अमृता की हर ख्वाहिश पर जान छिड़कते थे। बहरहाल इमरोज से मिलने के बाद अमृता की ज़िंदगी जैसे फूलों का गुलशन हो गई। उनका कैरियर बहुत ऊंचाई पर पहुंचा। उन्हें देश विदेश से अनेकों निमंत्रण मिलने लगे और लगभग 1958 में ही उन्हें साहित्य अकादमी और 1969 में पद्मश्री और 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। वे 1986 से 1992 तक राज्यसभा की सदस्य भी रहीं। विदेशों में भी कई पुरस्कार उन्हें मिले। 1960 में अपने पति से अलग होने के बाद इमरोज ही उनका सब कुछ हो गए। वे अमृता की हर बात का ध्यान रखते थे, उनके बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते थे। आदमी और औरत अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, इस बात को अमृता और इमरोज ने दुनिया के सामने साबित कर दिया। एक बार साहिर दिल्ली आए तो अमृता को उस होटल में बुलाया जहां वे रुके थे। अमृता बेझिझक इमरोज के साथ साहिर से मिलने पहुंच गई। साहिर समझ गए कि अमृता को एक नया दोस्त मिल गया है। तीनों बैठे रहे, बातें करते रहे। अमृता और इमरोज ने तो शराब नहीं पी, लेकिन साहिर शराब पीते रहे। उनके आने के बाद साहिर ने एक नज़्म लिखी, जिसे बाद में फिल्म दूज का चांद में मोहम्मद रफ़ी ने गाया है और जिसका संगीत रोशन ने दिया। वो नज़्म कुछ इस प्रकार की थी। महफिल से उठ जाने वालों तुम पर क्या इल्ज़ाम, तुम आबाद घरों के वासी, मैं आवारा और बदनाम, मेरे साथी खाली जाम। तो ये नज़्म उन्होंने लिखी थी। इसके बाद इस घटना को पढ़कर आगे पढ़ते हैं और इस घटना को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे साहिर को बड़ा सदमा लगा था अमृता को इमरोज के साथ देखकर। पर अमृता क्या करती, वे तो साहिर के लिए पूरी दुनिया छोड़ने को तैयार थी, पर साहिर ने पुकारा ही नहीं। वे जान गई थी साहिर कभी नहीं बुलाएंगे, बस दूर से ही देखते रहेंगे। हालांकि इसके बाद भी दोनों मिलते रहे। इसके बाद एक बार इमरोज ने अमृता से पूछा भी कि मेरा तुम्हारे जीवन में क्या स्थान है और साहिर का क्या। तो अमृता ने कहा, इमरोज, साहिर जैसे प्यार का आसमान है और तुम जैसे मेरे घर की छत। और एक औरत सर पर छत की तलाश करती है और मज़े की बात ये कि छत भी तो आसमान में ही खुलती है। 8 जनवरी 1964 को उन दोनों ने एक साथ एक ही घर में परंतु अलग अलग कमरों में रहना शुरू किया। इससे पहले जब इमरोज ने कहा कि जब एक साथ ही रहना है तो क्यों न एक घर में ही रहा जाए, तो इस पर अमृता ने कहा, पूरी दुनिया घूम आओ और फिर भी यदि तुम्हें लगे कि साथ रहना है तो मैं तुम्हें यहीं तुम्हारा इंतज़ार करती मिलूँगी। इस पर इमरोज ने अमृता के कमरे के 7 चक्कर लगाए और कहा, लो देख ली दुनिया, मुझे अब भी तुम्हारे साथ ही रहना है। सन 1966 में इंद्रजीत अमृता के लिए इमरोज हो गए, यानी उनका वर्तमान हो गए, और साहिर उनका बीता हुआ कल यानी अतीत हो गया। पर यह चमत्कार अमृता के ही जीवन में रहा कि वर्तमान और भूतकाल दोनों साथ साथ चलते रहे। जब वे दोनों साथ रहने लगे तो लोगों को लगा कि ये वक्ती जोश है जो थोड़े ही दिनों में ठंडा हो जाएगा और इमरोज जल्दी ही अमृता को छोड़कर चला जाएगा। उस वक्त अमृता 43 साल की और इमरोज 35 साल के रहे होंगे। ऐसे रिश्तों को अमूमन लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते, लेकिन वो दोनों शायद किसी और ही दुनिया के लोग थे।
इमरोज़ ने साक्षात्कार में कहा है कि उस वक्त मैंने अमृता से कहा था, देख, मैं तेरी समाज हूँ और तू मेरी समाज है। अमृता के प्रति इमरोज़ का प्यार इतना निस्वार्थ था कि अमृता भी उन्हें प्यार करने से रोक नहीं सकती थी। वे दोनों एक ही मकान में रहते, लेकिन अलग अलग कमरों में रहते। दिन में इमरोज़ जब पेंटिंग बनाते तो अमृता सो रही होती थी और अमृता अक्सर रात रात भर लिखती रहती थी। उन्होंने लगभग 100 किताबें लिखी। बीच बीच में इमरोज़ उनके लिए चुपके से गर्म चाय की प्याली रख आते थे। घर का काम भी दोनों मिलकर कर लिया करते थे। इमरोज़ सब्जी बना लिया करते थे तो अमृता रोटी, क्योंकि इमरोज़ से रोटियां गोल नहीं बनती थी। उनको जानने वाले कहते हैं कि ऐसा सामंजस्य मियाँ बीवी के बीच भी देखने को नहीं मिलता जैसा उनमें आपस में था। अमृता भी इमरोज़ को उतना ही चाहती थी। 1958 के करीब शुरुआती दौर जब उन लोगों के मिलने के बाद का था, जब गुरुदत्त ने इमरोज़ को काम के सिलसिले में बम्बई बुलाया तो अमृता को लगा जैसे साहिर की तरह बम्बई उनसे इमरोज़ को भी उनसे छीन लेगी। सो इमरोज़ के जाने से 3 दिन पहले तक दोनों ने जी भर कर एक दूसरे के साथ वक्त बिताया। जहाँ जी चाहा घूमे, जो जी चाहा खाया और जहाँ जी चाहा बैठे। लेकिन इमरोज़ के जाने के बाद अमृता बीमार हो गई और उधर इमरोज़ का भी बम्बई में जी ना लगा। जब इमरोज़ को अमृता के बीमार होने का पता चला तो वे सब कुछ छोड़ छाड़ के दिल्ली चले आए और अमृता उन्हें उनका इंतज़ार करती हुई मिली। इमरोज़ को आगे बढ़ने के कई मौके मिले, परंतु अमृता के साथ रहने के लिए उन्होंने वे मौके छोड़ दिए। शुरू के दिनों में इमरोज़ अमृता को स्कूटर से रेडियो स्टेशन छोड़ने जाते और बाद में कार से संसद भवन, वहीं कहीं बैठकर अपनी पेंटिंग्स बनाया करते। लोग समझते कि वे अमृता के ड्राइवर हैं और इमरोज़ भी उन्हें कुछ नहीं बताते। जहां अमृता को ज़रूरत थी, इमरोज़ हर जगह उनके लिए हाजिर होते। बीच बीच में वे काम के सिलसिले में बम्बई जाते और अमृता भी देश विदेश जाती साहित्यिक समारोहों में भाग लेने। तो वे दोनों एक दूसरे को पत्र लिखते, जिसका संकलन दस्तावेज नाम से इमरोज़ के ही संपादन में एक किताब के रूप में श्री प्रकाशन द्वारा 2012 में प्रकाशित किया गया है। अमृता आमतौर पर उनके पत्र कविताओं के रूप में ही होते थे। पेश है उनकी आत्मकथा रशीदी टिकट में प्रकाशित एक पत्र जो उन्होंने इमरोज़ के नाम लिखा था। इसमें उन्होंने लिखा था, राही तुम मुझे संध्या वेला में क्यों मिले, ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म होने वाला है, तुम्हें मिलना ही था तो ज़िंदगी की दोपहर में मिलते, उस दोपहर का ताप तो देख लेते। अमृता प्रीतम। इसके थोड़ा पीछे चलते हैं। सन 1946 में, यह लाहौर के दिनों की बात है। अमृता प्रीतम साहिर को इस हद तक चाहती थी कि जब उनका बेटा नौरोज़ होने वाला था तो उन्होंने कहीं अखबारों में पढ़ा कि माँ जिसके ख्याल बुनती है, बच्चे की शक्ल भी उसके जैसी ही हो जाती है। तो वह रात दिन साहिर का ख्याल करने लगी कि जब उनका बेटा हो तो वह साहिर के जैसा दिखे। और कुदरत का कमाल देखिए कि नौरोज़, जो कि उनका बेटा है, उसकी शक्ल काफ़ी हद तक साहिर से मिलती थी। नौरोज़ का जन्म 3 जुलाई 1947 को हुआ था। साहिर की शायरी ही शायद अमृता की उनके प्रति दीवानगी का कारण थी। बाद में अपने बच्चे वाली बात जब अमृता ने साहिर को बताई तो साहिर ने हंसते हुए कहा, वेरी पुअर टेस्ट। दरअसल साहिर को हमेशा लगता था कि वे सुंदर नहीं हैं। अमृता रशीदी टिकट में जिक्र करती हैं
कि लाहौर में एक बार साहिर उनके घर आए और अमृता की बच्ची को गोद में लेकर कहानी सुनाने लगे। एक लकड़हारा था। वो रोज़ जंगल में लकड़ी काटने जाता था। एक दिन उसने वहाँ एक राजकुमारी को देखा। उसका जी चाहा कि वो राजकुमारी को लेकर भाग जाए, लेकिन था तो आखिर वो एक लकड़हारा ही ना। वो बस उस राजकुमारी को देखता ही रहा। अमृता उन दोनों की बातें सुन रही थी। आगे साहिर ने बच्ची से पूछा, तुम भी तो वहाँ थी ना? तुमने भी उस लकड़हारे को देखा था ना? बच्ची को न जाने क्या सूझी और उसने कहा, हाँ। तो साहिर ने पूछा, अच्छा बताओ वो लकड़हारा कौन था? बच्ची ने कहा, वो आप थे। और वो राजकुमारी? तो बच्ची ने झट से कहा, मम्मा। तो साहिर ने कहा, देखो बच्ची सब कुछ जानती है। रसीदी टिकट में अमृता ने साहिर की मौत को कुछ यूं याद किया है। वे कहती हैं, 5-6 अक्टूबर 1980 को बुल्गारिया में डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि आपको दिल के दौरे का ख़तरा है। तो मैंने एक नज़्म लिखी थी, अज अपने दिल दरिया विच मैं अपने अपने फूल प्रवाहे। पर मुझे क्या पता था कि उसके लगभग 20 दिन बाद 25-26 अक्टूबर की रात साहिर के इस दुनिया से जाने की खबर आएगी। पर यह सच था। मुझे याद आया कुछ बरस पहले जब पहली बार दिल्ली में एशियन राइटर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो सब अदीबों और शायरों को अपने अपने नाम से बैज दिए गए थे, लेकिन साहिर ने अपना बैज मेरे कोट पर लगा दिया था और मेरा बैज अपने कोट पर लगा लिया था। किसी ने कहा भी कि आप लोगों ने गलत बैज लगा लिए हैं, तो भी हमने अपने बैज नहीं बदले थे। शायद मौत ने भी अपना फ़ैसला उसी बैज को पढ़कर किया था। जाना था मुझे, पर चला गया साहिर। अमृता प्रीतम के संसार की नींव अगर साहिर ने रखी थी, तो इमरोज़ ने उसे अपने प्रेम के रंग से जीवन भर सींचा था। जीवन के आखिरी वक्त में बढ़ती उम्र की बीमारियां अमृता को घेरने लगी थी। उन्हें चलने फिरने में तकलीफ़ होती थी। तब उन्हें नहलाना, खिलाना, घुमाना फिराना जैसे रोज़मर्रा के काम इमरोज़ ही किया करते थे। आखिर 31 अक्टूबर 2005 को 85 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। लेकिन इमरोज़ कहते हैं, अमृता उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। वह अब भी मेरे साथ है। उसने सिर्फ जिस्म छोड़ा है, साथ नहीं। वो अब भी मिलती है, कभी तारों की छाँव में, कभी बादलों की छाँव में, कभी किरणों की रोशनी में और कभी ख्यालों के उजालों में। हम उसी तरह मिलकर चलते हैं चुपचाप। हमें चलते हुए देखकर फूल बुला लेते हैं। हम फूलों के घेरे में बैठकर एक दूसरे को अपना अपना कलाम सुनाते हैं। उसने जिस्म छोड़ा है, साथ नहीं। और अमृता तो बहुत पहले ही इमरोज़ के नाम एक पत्र लिख गई थी। वो कुछ इस तरह है, मैं तुझे फिर मिलूँगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है और आखिरी भाग है इस वीडियो का। उनकी कविता इमरोज़ के नाम कुछ यूँ थी, मैं तुझे फिर मिलूँगी, कहाँ कैसे पता नहीं। शायद तेरी कल्पनाओं की कल्पना बन तेरे कैनवास पर उतरूँगी, या तेरे कैनवास पर एक रहस्यमयी लकीर बन खामोश तुझे देखती रहूँगी। मैं तुझे फिर मिलूँगी, कहाँ कैसे पता नहीं। या सूरज की लौ बनकर तेरे रंगों में घुलती रहूँगी, या रंगों की बाहों में बैठकर तेरे कैनवास पर बिछ जाऊँगी। पता नहीं कहाँ किस तरह, पर तुझे ज़रूर मिलूँगी। या फिर एक चश्मा बनी, जैसे झरने से पानी उड़ता है, मैं पानी की बूंद तेरे बदन पर मलूँगी और एक शीतल एहसास बनकर
तेरे सीने से लगूंगी। मैं और तो कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि वक्त जो भी करेगा यह जन्म मेरे साथ चलेगा। जिस्म ख़त्म होता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, पर यादों के धागे कायनात के लम्हों की तरह होते हैं। मैं उन लम्हों को चुनूंगी, उन धागों को समेट लूँगी। मैं तुझे फिर मिलूँगी, कहाँ कैसे पता नहीं, पर तुझे ज़रूर मिलूँगी। अमृता प्रीतम। तो फ्रेंड्स, ये थी आखिरी प्रस्तुति इस पूरे चैप्टर की, साहिर, अमृता और इमरोज़ की कहानी की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आई होगी और मुझे इस बात को कमेंट्स करके आप लोग बताएं वीडियो के नीचे। और ऐसे ही वीडियो लेकर मैं आगे आता रहूँगा, इसलिए आप जो है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, कीप वॉचिंग इट। थैंक यू वेरी मच।